नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े पदों की शोभा बढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों को शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र माना जाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ सरकारी स्कूलों की दशा में इतना बदलाव हुआ कि अब इन स्कूलों को संरक्षक की तलाश है। उत्तराखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें से कई में बच्चों की संख्या बहुत कम है, कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं हैं और कई जगहों पर तो भवन जर्जर हालत में हैं। अब ऐसे में सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार करने के लिए राज्य सरकार एक पहल करने जा रही है। सरकार इन स्कूलों को गोद देने की तैयारी कर रही है। समाज के सामर्थ्यवान लोग सरकारी स्कूलों को गोद लेकर इनमें उचित संसाधन मुहैया कराएंगे। यही नहीं, वो अपने माता पिता या किसी अन्य प्रियजन के नाम पर इन स्कूलों का नामकरण भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए नीति बनाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गोद देकर सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर? पैसे की दिक्कत नहीं है सरकारी स्कूलों के लिए। अगर कोई जो है उस गांव का आदमी वो प्रवासी भारतीय है या उस गांव का कोई भी आदमी उस गांव में वहां कंप्यूटर देना चाहता है, स्कूल में फर्नीचर देना चाहता है या स्कूल में कोई जो है रूपांतरण करना चाहता है, तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई एनजीओ जो है स्कूल को गोद लेना चाहता है। अब हम कैबिनेट में एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है स्कूल को गोद लेगा तो उसकी कोई शर्तें तय हो जाएंगी और वो अपने स्कूल में कोई अच्छा काम कर सकता है। समाज में अनेकों लोग हैं जो इस प्रकार का अभियान चल रहा है और क्योंकि ये केंद्र में विचार आया था, उसके बाद हमारे राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोग, धनाढ्य लोग जो अपना योगदान समाज में दे सकते हैं, उनसे आग्रह किया कि ऐसे विद्यालयों को गोद ले सकते हैं। प्रदेश में जो शिक्षा विभाग की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। जो राज्य शिक्षा के मामले में लगातार देश में दूसरे नंबर पर रहता था, आज वो शिक्षा के मामले में 33वें नंबर पर आ गया है। और अगर आप पर्वतीय जनपदों में देखेंगे कि तमाम स्कूल बंदी के कगार पर हैं। वहाँ जिन स्कूलों में बच्चे हैं वहाँ पर अध्यापक नहीं है, जहाँ अध्यापक हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। सरकार गोद गोद खेलना बंद करे, क्योंकि आपने देखा 2014 में जो है भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश दिया था कि वो जो है एक एक आदर्श ग्राम गोद लें, और 2019 में जो है 8-8 गांव गोद लेने की बात थी। तो अभी तक पता नहीं कि वो जो गांव लिए हुए जो गोद लिए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, वो गोद में से उतर के चलना फिरना शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्रदेश की जनता पूछ रही है, लगातार मीडिया भी पूछ रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इनके सांसद लगातार क्षेत्र से जो है नदारद हैं। ऐसे ही ये जो है अगर शिक्षा विभाग में भी स्कूलों को गोद लेने की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्योंकि धरातल पर स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार को गंभीरता से जो है काम करना होगा और तभी जाके तस्वीर बदलेगी। तो आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के जो हालात उत्तराखंड में हैं, एक वक्त ऐसा था जब इन स्कूलों का बड़ा नाम होता था, बड़े बड़े गणमान्य यहाँ से पढ़ के पास आउट हुआ करते थे और ये शोभा बढ़ती थी कि हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। लेकिन जब से प्राइवेट स्कूलों का दौर शुरू हुआ है, तब से न जाने क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ना एक जिस तरीके से कहा है गलत बात हो गई है। पहले सरकारी जो विभाग के अधिकारी थे, अफसर थे, उनके बच्चे तक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन अब सब प्राइवेट का रुख कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग से आते हैं और जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये सोच कहीं ना कहीं हमारे समाज में पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जो दयनीय स्थिति स्कूलों की होती जा रही है। और खास तौर पर अगर संसाधनों की बात की जाए तो सरकार कई प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहाड़ी जिले हैं, कई पहाड़ी जिले ऐसे हैं जहां पर कई स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं। पैसा पहुंच जाता है लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल अधिकारी और वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बच्चे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसके लिए तरसते हैं। अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई जाती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
तो आज का सवाल यही है कि क्या गोद देकर इन सरकारी स्कूलों की तस्वीर में बदलाव आएगा। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज रावत जी पूर्व विधायक कांग्रेस हैं, और अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ मनोज इस्टेवाल वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी आपके पास आऊंगी। ये एक सराहनीय पहल है कि सरकारी स्कूलों को जो अब सरकार जो है गोद देने जा रही है। पहले तो आपका वक्तव्य जानना चाहेंगे, किस तरह से इस पहल को शुरू किया जाएगा। देखिए, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसके ऊपर पूरा मेरे ख्याल से सरकार ने होमवर्क करने के बाद इसको जो है कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं। तो देखिए, एक सबसे स्पष्ट स्थिति तो यह है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, चाहे अन्य दल के कोई भी हमारे साथीगण हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी एक राय तो है कि हमारे प्रदेश के स्कूलों की स्थिति को सुधरना चाहिए। जो लंबे समय से ये स्थिति लगातार सरकारी स्कूलों की जो डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन होती आई है। अगर मैं स्वयं की बात करूं, हम खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी है, हम अपने बच्चों का है, हम सरकारी स्कूलों में भेजने की हिम्मत नहीं कर सके। बड़ी साफ शब्दों में मैं अगर अब बात कहूँ अपने, तो आज की स्थिति में प्रदेश सरकार ने इस ओर जब से धामी जी ने मैं पिछले साल भी एक ऐसी ही डिबेट में था जब शिक्षा को लेके एक चर्चा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इस पे लेके माननीय धामी जी बहुत ज्यादा चिंतित थे, और वो ऐसी एक योजना लेकर आए हैं जिस प्रकार से माननीय धन सिंह रावत जी ने भी बयान दिया है। उसमें किस तरीके से क्या शर्तें होंगी, किन लोगों को दिया जाएगा, किस तरीके का उसमें विस्तार किया जाएगा, भवनों को लेके, अंदर शिक्षा को लेके, और तमाम इस तरीके के पहलुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सरकार का एक कदम है, जिससे हमारे स्कूलों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हम जो अभी आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि कहीं ना कहीं एक पिछड़ेपन का एक अनुभूति होती है कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो दूरस्थ है, कि यार वो जाएंगे सरकारी में, जो अच्छे होंगे वो जाएंगे प्राइवेट में। तो ये मनोभाव को खत्म करने का कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा समाज में, जब ऐसे समाज के जो बड़े लोग हैं स्कूलों को कहीं ना कहीं अपने उसमें लेंगे, उनकी स्थिति को, उनकी दशा को जो है सुधारने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, मैं स्पष्ट कहूँ आपसे, सरकारी स्कूलों में आज भी टीचर्स की बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जो ये मनोभाव है कि जी सरकारी स्कूल में तो बस ऐसे ही है, इसमें स्कूल में, तो इस मनोभाव को खत्म करने के लिए उस कंपटीशन के लेवल पे आने चाहिए। वो ऐसा ही भवन सुंदर हो, अंदर कंप्यूटर हो, अच्छे ग्राउंड हो, अच्छी ड्रेस हो, तो शायद कहीं ना कहीं सरकार ने इस ओर सोचा है, तो कहीं ना कहीं ये कदम एक दूर तक जाएगा, और इसका समर्थन मेरे ख्याल से सभी दलों को इस पे बगैर किसी कोई टीका टिप्पणी के इस पे जो है इस कदम को जरूर सराहनीय कदम देते हुए कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल। मनोज रावत जी, सर आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर, जो गोद देने की बात कही जा रही है सरकारी स्कूलों को। ये गोद देना नहीं, देखिए ऐसा है कि केंद्र से लेकर के राज्य तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेचो और बंद करो की नीति पे चलती हैं। अब पल्ले में कुछ है नहीं। मैं माननीय मंत्री जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, बयान सुन रहा था कि ऐसी कोई नीति नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से आकर के कोई भवन निर्माण करे, कोई कुछ करे। तो क्योंकि उनकी नियत साफ नहीं है सरकारों की, वो बंद करना चाहते हैं। पिछले बार की रविंद्र जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बंद करो और बेचो और निकल जाओ, बंद करो, बेचो और भागो सरकार है ये। पिछले कार्यकाल में अगर मैं कहीं गलत हूं तो रविंद्र जी आप बिल्कुल मतलब कहिए कि भाई साहब आपने झूठ बोला, मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में, जो मेरी जानकारी में 1 या 2 इंटर कॉलेज खोले, 1 या 2। देखिए, उससे पहले की कांग्रेस की सरकार की तुलना करेंगे हरीश रावत सरकार की, तो कम से कम 50 इंटर कॉलेज
और उतने ही हाई स्कूल खुले होंगे। और जो हमारे एडेड स्कूल थे, जो मतलब प्राइवेट स्कूल थे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र जब नहीं खोल पाते हैं, आप जो कह रहे हैं कि साहब सरकारी क्षेत्र कमजोर हो गया है, कमजोर तो होगा ही। अगर मैं बजट पर बात करूंगा तो पैरों तले धरती खिसक जाएगी। बजट का कितना हिस्सा, कितना परसेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको आता हूं कि पिछले बार जब इन्होंने स्कूल नहीं खोले, देखिए तुलनात्मक अध्ययन करें आप राज्य बनने से और राज्य बनने से पहले से, अगर बात करें कि स्कूल कैसे खुले थे, लोगों ने ये स्कूल श्रमदान करके बनाए हैं। और जब श्रमदान करके उनकी क्षमताएं खत्म हो गई तो सरकारों ने उन स्कूलों का प्रांतीकरण कराया है, सरकारीकरण कराया, राजकीयकरण कराया। अब बात करें साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद साहब, आप कह रहे हैं कि साहब हमको कोई कष्ट नहीं, आप लाएं। आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं विधायक था। आप किस नीति की बात कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी? अगर मेरे तक उनकी आवाज जा रही हो तो अपने अधिकारियों से चेक कराएं। मेरे जिले में, मेरी विधानसभा में मैंने 3 विद्यालय टाटा फाउंडेशन से बनाए और एक रिलायंस ने बनाया है। और बिल्डिंगें ऐसी नहीं है, जाकर के देखें कि कैसी बिल्डिंगें बनी है। टाटा ने सोशल सर्विस के जरिए मेरे केदारनाथ विधानसभा के विद्यालयों को लगभग 70 लाख का फर्नीचर दिया है और कई लोग काम करते हैं। अब आप, कारण क्या है? देखिए, इनको आदत पड़ गई है नौटंकी करने की, ध्यान भटकाने की, ठीक है सर, जो इनके पास है। नहीं ठीक है, नहीं अभी आप सुनिए, जो उसमें भी इनके चर्चा पास पे है। आएंगे, डिटेल चर्चा में। फिलहाल वक्तव्य मैं आपका ले रही थी। अनुपम खत्री जी, जिस तरीके से प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत है, एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल मोटी मोटी फीस ऐंठ रहे हैं बच्चों से, माँ बाप फीस दे दे के परेशान हो गए हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। देखिए, आपने एक लास्ट लाइन कही, सरकारी स्कूलों की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। मैं इसी लास्ट से शुरू होता हूँ जी। हर बात के पीछे कुछ कारण होता है क्यों नहीं देखना चाहता। आप भी, मैं भी, अगर हम अपने भाई बहनों, बच्चे, भांजे भांजियों को देखना चाहते हैं तो अच्छी शिक्षा लेते हुए देखना चाहते हैं। अब अच्छी शिक्षा जहाँ मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। अगर इसी प्रदेश में प्राइवेट स्कूल बहुत कामयाब हो रहे हैं, उनकी बिल्डिंग 100, 150, 200 करोड़ तक पहुंच गई हैं, 5, 7, 8, 10 करोड़ के तो कई प्रॉपर्टी पे यहाँ पे स्कूल्स हैं। तो उसी प्रदेश में जहाँ मोटी मोटी फीस देने को भी अभिभावक तैयार हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के कमिटमेंट के लिए, उस प्रदेश में सरकारी जो व्यवस्था है वो इतनी लचर कैसे हो गई कि स्कूल ही नहीं चलाए जा रहे इनसे। पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट आरक्षण के नाम पे इन्होंने दुनिया भर जहान को सबको बेच दी केंद्र से बैठ के। अब यहाँ पे भी स्कूलों का मेरे को तो लग रहा है इसी तरह पटाक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि जितनी योजना ये मैंने पढ़ी अभी तक, मेरी जानकारी ये है कि ये कहा गया है कि जो भी स्कूल लेगा वो अपना इस स्कूल पे अपना या अपने परिवार के पूर्वजों का नाम लिख सकेगा, यानी संपत्ति उसके नाम की हो जाएगी। तो ये सरकार जो पलायन रोकने की बातें करती है, पहले मुख्यमंत्री कहते हैं हम यहाँ के युवाओं को सब विदेश भेजेंगे, उससे पहले से हमारे गांव में शेर और गुलदार हमले कर रहे हैं, जंगली जानवर। और अब सरकारी स्कूलों में जब ये बंद कर रहे थे, 3000 के करीब स्कूल इन्होंने बंद किए, और उसकी जब भर्त्सना हुई है तो अब ये नया आइडिया लेके आए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा धन्यवाद नहीं कहूँगा मैं पुष्कर धामी जी को, और ना ये धन्यवाद योग्य बात है। आप सीधे सीधे कहिए कि हम व्यवस्था देने में नाकामयाब हो गए, हम किसी भी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते जनता की, अपना सच स्वीकार कीजिए ना। ये लंबी चौड़ी बातें करके चमकीली पन्नी में 25 पैसे का चूरन लपेट के आप क्या देना चाह रहे हैं प्रदेश को? आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ का जो आदमी है इतना अनपढ़ जाहिल है, इतना ज़्यादा भावुक है कि वो एक बार तो बेवकूफ़ बन गया। आपने कहा था साहब मैं आऊँगा तो पे ग्रेड सही कर दूंगा, मैं आऊँगा तो सारे युवाओं की नौकरी सेटल कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम फेस हो जाएंगी, सब दूर हो जाएगी। 2-3 महीने में आप रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद आपके सारे जो थे फैसले उल्टे गए और लड़कों ने लाठियाँ खाई। तो आप प्रदेश को क्या दे रहे हैं? सीधे सीधे इकरार कीजिए ना अपनी नाकामयाबी को। रविंद्र आप जी, सीधे कहिए कि हम नाकामयाब हो गए। ये क्या मतलब है कि आप हमारी सरकारी संपत्ति, हम प्रदेश को बचाने की बात कर रहे हैं, हम भू कानून लाने की बात कर रहे हैं, और आपकी सरकार और आपके भाजपा के जो हमारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं सबके, और धन सिंह रावत जी जो अपने आप को शिक्षा मंत्री का तमगा देते हैं, उनके बस का नहीं है स्कूल्स को ऑपरेट कर पाना, चलाना। जब अच्छी सैलरी शिक्षकों को दी जा रही है तो अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं ली जा रही उनसे? अटल उत्कर्ष योजना में चल रहे स्कूलों का हाल देखिए, क्या रिजल्ट निकल के आया सामने।
तो अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब ये प्रपंच करना बंद करे और सीधे सीधे मंच पे आके, अगर हौसले वाले हो ना, हिम्मत वाले, तो सीधे सीधे आके इकरार कीजिए कि जी बड़ी कोशिश कर ली, 6 साल से बहुत हाथ पैर मार लिए हम, जी अब इसको चलाने लायक नहीं है। वहाँ केंद्र में देखिए तो कभी नोट चलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, खेल बना रखा है रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं सर। रविंद्र जी, जिस तरह से कहा जा रहा है और धन सिंह रावत जी ने भी कहा, फंड्स की कोई कमी नहीं है, पैसा है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए 2017 से लेकर 2023 तक 10,000 करोड़ रुपए इन स्कूलों पर खर्च हो चुके हैं। फिर क्या वजह है कि अभी तक ये बेहतर व्यवस्था में नहीं है और इन्हें गोद देने की बात कही जा रही है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब एक सिस्टम काम करता है तो वो लगातार उन चीजों को, उन बारीकियों को, इतने बड़े सिस्टम को नहीं अपग्रेड कर सकता, नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के द्वारा नहीं कर पाता, पूर्ववर्ती सरकारें भी रही हैं। मैं भी आपको 1-2 उदाहरण भी दूंगा इससे संबंधित। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक स्कूल को मान लीजिए मैंने ही ले लिया कि जी आज से ये स्कूल की जिम्मेदारी मेरी होगी, इसकी बिल्डिंग ठीक कराऊंगा, इसकी बाउंड्री ठीक कराऊंगा, और जो शिक्षा का जो संसाधन है जो प्रदेश द्वारा है वो तो वो ही रहना है, सब्जेक्ट वही रहने, सिलेबस वही रहना, सिस्टम वही रहना। तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग पे एक व्यक्ति जिसका कहीं ना कहीं आप समझे कि वो मन से पैसा लगा के उसको करना, तो वो उसको डेवलप करने के लिए पूरी जी जान लगा देगा। तो ऐसे करते हुए ऐसे बहुत सारे संसाधन हुए हैं, पहले भी ऐसे कई सारे काम हुए। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी अनुपम खत्री जी ने कहा, बड़े पुराने पत्रकार हैं, इन्होंने अभी उदाहरण दिया कि जी अपने नाम से आप कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। तो मैं इनसे कहता हूँ भैया बहुत सारे नाम अभी भी हमारे प्रदेश में कई लोगों के नाम से हैं, उनके किसी परिवार वाले ने आके ये नहीं कहा कि पौड़ी में बड़ा मशहूर है तोताराम घाटी, वो बेचारे ने अपने पैसे लगा के जो है उसकी उस सड़क को बनाने के लिए उसने अपने कहते हैं कि अपनी वाइफ के जेवर तक बेच दिए थे। तो उसके किसी परिवार ने आके आके क्लेम नहीं किया कि ये जगह अब हमारी है। मैं एक बात समझना तो ये चाहूंगी, ऐसा नहीं सरकार है। की प्रॉपर्टी है स्कूल्स, अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सरकार की प्रॉपर्टी है, जहां पर एक बार हम कह रहे हैं कि नई विधानसभा बिल्डिंग बनेगी, जबकि हमारे पास एग्जिस्टिंग विधानसभा भवन है और भी हम नई चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकारी हैं। तो सरकारी स्कूल फिर सरकार क्यों नहीं रेनोवेट करवा सकती, बेटर क्यों नहीं बना सकती, फिर बाहर से हेल्प की जरूरत क्यों है? देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा, देखिए यही मनोभाव अभी आपने ही कहा और ये बात सत्य है, ये है भी। मैंने अपने आप स्वयं में कहा, हम सरकारी स्कूल से पढ़े, सब कुछ हमने सरकारी स्कूल से पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, फिर उसके बाद डीएवी कॉलेज, लेकिन हमने अपने बच्चों को, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हमने पढ़ा दिया। तो ये मनोभाव सबके अंदर आया। इस मनोभाव को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम है। मैं समझ रहा हूँ, मान लीजिए मैं अगर एक स्कूल को ले लेता हूँ, मैं बड़े मन के साथ एक स्कूल के लिए लग जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं जरूर सोचूंगा कि मेरे परिवार का बच्चा भी अब भैया यहीं पढ़ेगा, मैंने बहुत काम किया है स्कूल में, तो ये कहीं ना कहीं उदाहरण बनेंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण अनुपम खत्री जी को एक देना चाहूंगा। मनोज इष्टिवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में, उनसे वक्तव्य ले लेते हैं सर, फिर अपनी प्लीज बात पूरी करिएगा। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकारी स्कूलों को जो है अब गोद दिया जाएगा, उससे बेटर करने की कोशिश की जाएगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि अगर सरकारी स्कूल पुनर्जीवित हो रहे हैं, एक प्राण मिल रहा है। अगर मैं अपनी स्कूल की बात करूंगा, जहां मैंने बचपन की बहुत सारी यादें हैं, और जहां माँ साहब के हाथ में लठ होती थी, हम पानी लाते थे बाल्टी भर के, चाय बनाते थे, कृषि कार्य करते थे, कुदाल लेके जाते थे, और तो और लकड़ी लेके जाते थे माँ साहब के लिए कि माँ साहब का खाना इसमें पकेगा। बहुत सारी यादें हैं और वो पुनर्जीवित हो रही हैं। तो इसमें अगर सरकार पहल कर रही है तो उनका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उस राह पे तो आए जिससे हम भटक चुके थे। जब ये सरकारी स्कूलें बंद होनी शुरू हुई तो विपक्ष ने चिल्लाना शुरू किया कि साहब अब हर जगह आरएसएस की शाखाएं खुलेंगी।
आरएसएस के स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो बंद होती गई, पलायन होता गया। अब अगर बुद्धि शुद्धि हो रही है तो उसमें मुझे लगता है कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए किसी भी सिस्टम की, चाहे आज भाजपा है या कल कांग्रेस आती है या फिर यूकेडी आती है या कोई अन्य दल आता है। अगर पुनर्जीवन किसी नदी को मिलता है और पुनर्जीवन अगर सरस्वती को मिलता है, जो उत्तराखंड में सिर्फ माणा घाटी में दिखती है और उसके बाद लोप हो गई है, उसी सरस्वती का एक अंश ये विद्यालय है जिसमें लगातार हजारों विद्यालय बंद हुए। अगर वो पुनर्जीवित होते हैं जहाँ से हम पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर से वही 2 एकम 2, 2 दूना 2, 2 दूना 4, 2 तिया ये वाला जो एक पाठ्यक्रम है, जो हम यूं करके पढ़ते थे, जिसको जो हमें मुखाग्र होता था, 25 तक के पाढ़े याद होते थे। और आज बड़ी एक चर्चा हो रही थी घर पे ही, मेरा भांजा है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तीनों भाई लोग, तो मेरी माँ तो अनपढ़ थी, तो उन्होंने कहा कि नानी से हमने 1 से लेकर 100 तक के वो अंक याद किए। मैंने कहा 1 2 3 तो हमें आता था, लेकिन 1 से 100 तक कैसे बोला जाता था वो याद किए। तो लगता है कि एक स्वर्णिम आज का दिन एक बड़ा खुशी भरा दिन रहा कि उस शिक्षा की बात हो रही है, जिस शिक्षा ने, जिस हमारी जो परंपराओं की शिक्षा रही है, आईएएस लॉबी में सबसे ज्यादा अवसर दिए, सबसे ज्यादा कानूनविद दिए, सबसे ज्यादा आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी दिए। संजीव, उस व्यवस्था में ये इंग्लिश मीडियम कहीं शामिल ही नहीं था, क्योंकि जितने भी इंग्लिश स्कूल जो बने और बड़े बड़े बने, दून यूनिवर्सिटी तो दून इंटरनेशनल या दून स्कूल कभी नहीं कहता कि उसको आईएएस पीसीएस बनना है, उसको रविंद्र जी, लगता है ये तो आपके लिए भाड़ में खुशी जाए, की बात है। हमें सरकार से क्या लेना, हमने तो बिजनेसमैन बनना है। बिल्कुल, ये तो आपके लिए खुशी की बात है रविंद्र जी। मुझे कहीं ना लगता है कहीं समर्थन हो रहा है इस बात ये एक खुशखबरी की बात है अगर ऐसा हो पाता है। मुझे लगता है कि हर उस सब्बल आदमी को अपने गांव की स्कूल गोद लेनी चाहिए और उसमें ऐसे अध्यापक भी हों जो शुरू से अंग्रेजी का बहुत ज्ञान सिखाए, ताकि हमारा बच्चा आगे चल के अपने को ये थोड़ा कम तरना आके, जैसे हम अंग्रेजी के रूप में, भले ही मेरी अंग्रेजी ठीक रही, लेकिन मेरे साथ के जितने बच्चे थे वो थोड़ा अंग्रेजी में ये लगता था, मेरे साथ के कई बच्चे, जितने नहीं कह सकता लेकिन कई बच्चे, ठीक है सर, वो चर्चा कमतर में। थे, तो उनको लगता था कि हाँ कहीं मैं पीछे हूँ। लेकिन आज की अंग्रेजी स्कूलों के जो एजुकेशन स्टेटस है, ये वो सिंबल स्टेटस है, टाई पहना के और कपड़े पहना के जो माँ बाप ने अपने बच्चों को दिया, वो ईगो, ये ईश्वर हमें जो अनुशासन मिला उसमें वो ईगो दूर दूर तक नहीं था। और मुझे लगता है वो शिक्षा अगर आ जाए तो फिर से एक लोक संस्कृति, लोक समाज का पदार्पण संभव है। बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनोज रावत जी, जैसे बात कही गई, रविंद्र जी ने जो बात कही है, उन्होंने माना है इस बात को कि कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई है जो स्टेटस है, जो स्टेट है सरकारी स्कूलों का। और ये आरोप भी लगा कि विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है जब स्कूल बंद हो रहे थे। लेकिन अब तो आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए ना कि कम से कम जो देर आई दुरुस्त आई वाली बात इस्टवाल जी ने की। हाँ, वो इस्टवाल जी ने ये कहा। इस्टवाल जी पत्रकार हैं, वो मुझे तो कभी कभी लग रहा है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो आजकल तो जो चल रहा है जुगलबंदी है ना कि है। देखिए इस्टवाल जी, 6 साल आप भूल गए हैं, 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपके आने से पहले मैंने पूछा था, बताया था कि पिछले कार्यकाल में 2 स्कूल खुले हैं, 2 इंटर कॉलेज, जो मेरी जानकारी है। मैं गलत भी हूँ, 5 से ज़्यादा नहीं खुले होंगे, 1 आधा दर्जन से ज़्यादा खुले होंगे पूरे राज्य में। तो विधायक मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा, ठीक है ना। आप बहुत प्यारी प्यारी बातें इस्टवाल जी ने करी। कुछ हमारे छोटे भाई रविंद्र जी हैं, इनको बलि का बकरा बना के भेज देते हैं, है ना। अब देखिए मुद्दे पर आइए इस्टवाल जी, अगर आप पत्रकार के रूप में ये कहते कि राज्य के बजट का इतना % शिक्षा पे खर्च हुआ, आपने कहा 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 10,000 करोड़ रुपये में से तनख्वाह पर, जो शिक्षा का बजट 10,000 करोड़ का अगर है तो उसका 95% पैसा हमारे जो
वहाँ पे कार्मिक हैं उनकी तनख्वाह पर जाता है शिक्षा का बजट। अब आप चीज़ों पर आइएगा, देखिए अभी तो करप्शन पे गया ही नहीं सर मैं। अभी देखिए तो मैंने करप्शन नहीं, सिर्फ करप्शन उस की भी नीति बात, की बात की है जो वास्तव में अच्छी लग रही है। करप्शन की मैं बात करूंगा तो तोते उड़ जाएंगे। करप्शन तो हम इसलिए नहीं करते हैं कि तोते उड़ जाएंगे, नंगा नाच हुआ है। देखिए मैं बात कर रहा हूं इनके पल्ले में क्या है, संसाधन है नहीं, भिक्षावृत्ति के लिए जा रहे हैं, ये भिक्षावृत्ति है। देखिए अगर इनके पास पैसा है, मैंने कहा ना कि मैंने अपने यहाँ अपने विधायक के कार्यकाल में, मैं विपक्ष का विधायक था, 3 इंटर कॉलेजेस हमारे टाटा ने बनाए। अपने विधानसभा का भी एग्जांपल दिया जहां टाटा ने आप स्कूल टाटा ने बनाए और रिलायंस ने स्कूल बनाए, तो कहीं ना कहीं सीएसआर के तहत भी तो इसे देखा जा सकता है। उन्होंने नाम की बात नहीं करी, मैं अब काम की बात पर आ रहा हूं। देखिए आपके पल्ले में आपका जो मानव संसाधन है आपके विभाग में, आज हालत देखिए, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ की बात कर रहे हैं। मेरे जिले में शिक्षा विभाग के 3 मुख्य पद जो होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, 3 खाली हैं। प्रधानमंत्री जी के जिले की भी बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री जी जहां से विधायक हैं, देखिए आपको रोकना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की ये मुहिम कितनी कारगर साबित होगी स्कूलों को गोद देने की, और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तस्वीर किस हद तक बदल पाएगी। हमारे मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनोज रावत जी प्लीज अपनी बात पूरी करें, फिर और गेस्ट पे जाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो सरकार के हाथ पर है मानव संसाधन, आप अधिकारी तो भर सकते हैं। मैंने आपको अपने जिले की बात बताई, मेरे जिले में 3 महत्वपूर्ण पद शिक्षा अधिकारियों के जिला स्तर के खाली हैं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की भी बात करता हूँ, वहां भी खाली है मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद। राज्य के 80 खंड शिक्षा अधिकारियों में से, राज्य के खंड शिक्षा अधिकारियों में से 80 पद खाली है। वही उपखंड शिक्षा अधिकारियों की हालत है। आप प्रिंसिपलों की बात करिए, 1300 के लगभग इंटर कॉलेजेस हैं, आपके 800 पद खाली हैं। लगभग 900 आपके हाई स्कूल हैं, उनके आधे पद खाली हैं। अरे भाई ये तो आप भर सकते हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जिला, चलो मेरे जिले में इस समय तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बड़ा अभागा जिला है कि जहां 3 पद खाली हैं, 1 ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी से काम चल रहा है, 3 खंड शिक्षा, लेकिन कम से कम अपने जिले में तो मुख्यमंत्री जी जिला शिक्षा अधिकारी की, जिला स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति कर लीजिए, और डाइट होता है इनका, जहां प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शिक्षा का, वो पद खाली है। राज्य के 13 जिलों में से आधों में ये महत्वपूर्ण पद खाली हैं। और मैंने कहा खंड विकास अधिकारी, जिसको ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका सारा सुपरविजन ब्लॉक पर होता है, जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है, वो 80 पद खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड शिक्षा अधिकारियों के खाली हैं। प्रधानाचार्यों के मैंने यह हाल बता दिए। आपके पास योग्य अध्यापक हैं जिनको आप प्रमोट करके हाई स्कूल के हेडमास्टर बना सकते हैं, और हाई स्कूल के हेडमास्टरों को इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बना सकते हैं। अधिकारियों की जो बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ तो 13 जिलों में आधे पद खाली हैं, और एक तरफ आधे अधिकारी आपने जो प्रमोट हो गए हैं आपके, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो अपने मुख्यालय में बिना काम के बैठाए हैं। कारण क्या है? पोस्टिंग में कौन सा खेल चल रहा है? इस्टवाल जी बताएंगे। आजकल इस्टवाल जी आप खोजी पत्रकार हैं, क्या रेट चल रहा है? ठीक है, रेट भी बता दीजिए प्रभु। ठीक है ना, वरना उन अधिकारियों का शिक्षा निदेशालय में पिछले 3 महीने से प्रमोशन हो गया है, वो आपने बिना काम के शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं। और मेरे जैसे जिले में 3 पद जिला शिक्षा अधिकारी और 2 शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बेसिक के खाली। ठीक। अनुपम खत्री जी, यहाँ पर बात हो रही थी जिस तरह से मनोज रावत जी ने बताया कि यहाँ पर सीएसआर के तहत टाटा हो चाहे रिलायंस हो, उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन्होंने काम किया है। तो क्या सरकार की तरफ से भी अगर इस तरह से किया जाता है तो उसे सीएसआर कंपल्सिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से नहीं देखा जाता है कि सरकार एक एड की तरह अगर कोई लोग करना चाहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तो वो कर सकते हैं, सरकार को इसमें सहायता कर सकते हैं? देखिए आपका जो सवाल है वो एक एंगल पे ठीक है, पर मैं थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा मनोज भाई से। मनोज भाई की अभी जो मैंने बातें सुनी वो भावुक पक्ष देख के मुझे ये लगा, भावनाओं से भरे हुए इस पहलू को देख के, कि बहुत सारे हमारे प्रदेशवासी कम से कम इस बात से खुश हैं कि चलो इन्होंने सुध तो ली। वैसे तो इनका विभाग कुछ काम कर नहीं रहा। आदरणीय रावत जी ने पूरी खुल के डिटेल बताई दी, इसे मैं क्या दोहराऊं।
शिक्षा विभाग के तो ये आलम है कि बंशीधर तिवारी जी से हम मिले, उन्हें ज्ञापन दिया 5 दिन के अल्टीमेटम के साथ, और चौथे दिन जब फोन करके पूछना चाहा कि सर इसमें आप कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, क्या है, थोड़ा विस्तार दे दीजिए, तो उन्होंने हमारा फोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद डिटेल देना तो दूर की बात। तो ऐसा तो ये विभाग मंत्रालय मंत्री जी बना के बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी इस पे पीठ ठोक रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, बात तो मैं भी गोद ले लूंगा 2 विद्यालय, जब मैं इतनी सारी चीजें देख रहा हूं तो मैं 2 विद्यालयों के मैनेजमेंट को भी देख लूंगा। अब यहाँ ये बात अभी आई थी आदरणीय भाजपा प्रवक्ता महोदय के द्वारा कि भाई ये पूरा सरकार ने होमवर्क किया है और होमवर्क करके ये बात कही है। तो इस होमवर्क में मैं कुछ बातें जानना चाहूँगा। जैसे खर्चे की बात आई, और ये आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जी से मेरा सवाल है, क्योंकि सरकार मेरे लिए इस समय ये बैठे हैं, तो इसमें जो बिल्डिंग के सजाने संवारने की कुर्सी मेजे वो लगा देगा, अब इसके बाद तनख्वाहें, और वो टीचर जो सरकारी वहाँ पे है अभी उनका क्या होगा? आगे जब वो संभालेगा वो बोर्ड पे अपना नाम लिख सकता है और फिर उसे ही चलाना है। तो हम ये क्यों ना माने कि आपने एक सरकारी जमीन जो हमारी थी, जैसे जंगल घेर के बैठ गया हयात होटल वाला, ऐसे आप सारे सरकारी स्कूल भी घिरवाने के चक्कर में। फिर अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई जब विधानसभाएं बनाने का पैसा है, नया मुख्यालय बनाने का पैसा है, तो स्कूल में वो पैसा क्यों नहीं लगा दे रहे हो? तो उसमें भी गोलमाल जवाब आया, लेकिन इसका सीधा जवाब मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ ये स्कूल देंगे गोद के नाम पे अपने उन लोगों को जिनसे अभी पार्टी फंड लिए होंगे, सेटिस्फाई करना है। अब वो स्कूल के नाम से घुसेंगे, धीरे धीरे वो स्कूल उनके हो जाएंगे, ये फैक्ट आप मान के चलिएगा बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये विधानसभाएं बना रहे हैं, नए निर्माण कर रहे हैं, धक्का पेल, क्योंकि जो बिल्डर लॉबी है उसको भी संतुष्ट करना है, ठेके देने हैं। तो यहाँ सारा काम जो है, जो वर्तमान सरकार या पहले के भी कोई राष्ट्रीय दल बैठे हैं, उन्होंने पूरा अपना जो काल है, ये शासन काल, ऑबलाइज करने में निकाल दिया। इसको ऑबलाइज, उसको ऑबलाइज, लेकिन जनता का कोई ऑबलाइज नहीं है इन लोगों की नज़र में, क्योंकि जो जनता वोट दे रही है। अभी मनोज भाई बोले कि कम से कम चलो इतना तो सोचा कि दूसरे हाथों में देके ही चला दे स्कूल, बेचे ना, बंद ना करे। आप समझ रहे हैं कि मूलवासी की भावनाएं कहाँ तक जुड़ी है? इतना भाव मैं इनको आज से नहीं जानता, मनोज भाई से मेरा परिचय 10-12 साल हो गया, मैं जानता हूँ ये भावुक है, लेकिन आज जो भावनाएं ओतप्रोत आंखों तक आती देखी है मैंने, ऐसा मैंने मनोज भाई को बहुत कम देखा है। ठीक है रविंद्र जी, तो ऐसी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्या कर रहे हो, ये बताइए, थोड़ा सा खुल के बताइए प्रवक्ता महोदय, कि तनख्वाहें कौन देगा, स्टाफ कैसे रखा जाएगा, उस जो व्यक्ति ले रहा है वो अपने नाते रिश्तेदार या पिताजी का, पूर्वजों का जो नाम लिख के स्कूल को उस नाम से कर ले रहा है, फिर वो फैक्ट्री का CRS फंड है या किसी गांव वाला अपनी जमीन बेच के बनाना चाह रहा है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि एक आदमी ने गहने बेच के सड़क बना दी, इस बात पे शर्म आनी चाहिए सरकार को कि उसके रहते इतना पैसा, ये सब होते हुए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा, संकल्प पत्र, कसम पत्र, वचन पत्र दे के जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हो? एक आदमी अपने जेवर बेच के, बीवी के जेवर बेच के सड़क बना रहा है, आप एग्जांपल सेट करो उसको अपनी समाज का, शर्म की बात है ये। लंबी फहरिस्त है सवालों की, जवाब दे दीजिए रविंद्र जी, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं इसको। देखिए अनुपम जी ने पूरे इतने अच्छे कार्य को ऐसे गोलमोल करके उसका ऐसा भजिया बना दी कि जो है, लोग भी अगर जो डिबेट आपकी सुन रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि ये क्या खत्री जी ने क्या कर दिया है। सवाल है आप देखिए, आपको गोलमोल में बाकी सबके लिए बड़ा क्लियर है। रावत जी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, रावत जी बता देंगे मैंने क्या पूछा, मनोज भाई समझ गए मैंने क्या पूछा, आपके लिए जाल हो गया वो। देखिए जंजाल हो गया कि जाल हो गया। देखिए सुनिए ना, अगर किसी ने, अगर मान लो ये किस तरीके का सवाल हो, ये पूरे तरीके से एक तरीके से लोगों से सहायता के रूप में लिया जा रहा है। अगर किसी ने अपना ही बिजनेस करना होगा तो वो बेवकूफ है, अपनी जमीन खरीदेगा, नया स्कूल बना लेगा वहाँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सीधी, देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति का जो हो सकता है हमारे इस प्रदेश के किसी जिले में, टिहरी में, पौड़ी में और अन्य किसी जिले के किसी गांव में पढ़ के गया हो और कहीं अच्छी जगह पे कहीं है और उसके मन में ऐसा भाव है कि मैं अपने प्रदेश के, अपने जिले के जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल को मैं ठीक कराऊंगा। उसने आके स्कूल की बिल्डिंग को उसने सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति गोद लेगा तो वो अपने प्रियजनों के, अपने माता पिता के नाम पर वो स्कूल रख सकता है, लेकिन हमने देखा है जो
फंड जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, अगर टाटा है, रिलायंस है, वो भी किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं तो वो स्पॉन्सर्ड बाय होता है, वो पूरा का प्रोजेक्ट उनका नहीं हो जाता। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो स्कूल का नाम है वही रहने दिया जाए, पर उनको क्रेडिट्स दे दिया जाए कि ये स्पॉन्सर, ये गोद उन्होंने लिया है? देखिए ये अभी माननीय मंत्री जी ने भी बिल्कुल क्लियर किया है कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शर्तें हैं जिसे हम कैबिनेट में लाके लोगों के बीच में ले आएंगे। तो ये एक तरीके से एक आप समझिए एक शुरुआती है कि भाई ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं इसे करूंगा और इसको जो है, छोटी सी बात बोलने आप मेरी बात समझिए यार, सुन लीजिए ना। आप ऐसे समझिए, देखिए हमारे क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में टर्नर रोड है एक सड़क का नाम। अब टर्नर साहब ने कोई वो सड़क तो बनाई नहीं होगी, अब आर्केडिया ग्रांट है, अब वो आर्केडिया ने तो ग्रांट बनाया नहीं होगा, और कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, या उसके परिवार का हो गया वो जिम कार्बेट पार्क, या उनके परिवार वालों ने आके मुकदमा ठोक दिया भाई ये इसके वारिसान हम हैं। इन सब के जीते सुन जी लीजिए नाम ना, पड़ गए ऐसा थे नहीं है, सड़कों अरे के सर। सुन तो लो ना भाई, कॉर्बेट आप पार्क, सुनना नहीं कॉर्बेट साहब के चाहते, जीते जी हो आप गया था सुनना नहीं घोषित। चाहते, खत्री जी सुन रहे थे प्लीज? ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ सर से, सवाल है मेरा। मैं आपसे आपको एक और उदाहरण दूंगा, कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ। वो है उदाहरण, आपके समझ नहीं आएगा, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप इसका लड्डू बना रहे हैं गोल गोल करके, ऐसे ऐसे गोल गोल आपने बताया रोडों के, पार्कों के, ये जिनके नाम पे पड़े हैं वो जीते जी पड़ गए थे, उन्होंने खुद से एडमिट किए थे, अपना नाम खुद लिखवाया था, या उनके जाने के बाद उनके कार्य को देखते हुए उनकी याद के लिए बनाए गए? अरे भैया अब एग्जाम्पल सेट कीजिए ना सर, आप मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे तो हैं। पूरे के पूरे कृष्णपाल जी, आपके उस बात का उदाहरण दे रहा हूँ जिसको आप कह रहे हैं कि जी वो उनके उदाहरण नाम का हो जाएगी, लाइनअप समझ नाम नहीं का आया सर, उदाहरण लाइन दिया है, क्लियर चाहे है। वो जीते जी थे या वो आपकी उनके बहुत मरने के बाद सारी उनके लाइन परिवार जी, में, इससे तो उनके सवाल ये परिवारों ने है, क्लेम नहीं किया कि ये जिम पहाड़ों की कार्बेट अगर हमारा बात हो की गया जाए, है। पहाड़ों की अगर बात की जाए, पिछले कुछ समय में 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि 10 से कम बच्चे वहां पर पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड आ गया है प्राइवेट स्कूल की तरफ भागे, तो यानी कि कहीं से कहीं इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है इसलिए प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, और व्यवस्थाएं ठीक होने के लिए फिर आप प्राइवेट लोगों की मदद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो सरकारी कहाँ से जाएगा? जो सरकारी टच है उन स्कूलों में वो कैसे रह जाएगा? दरअसल विषय बहुत लंबा है और मनोज भाई से शुरू करूंगा और फिर अपने पक्ष तक आऊंगा, रविंद्र जी के साथ तक। मनोज भाई के प्रश्नों में बहुत सारी चीजें थी जो स्पष्ट कर दूं कि अगर तो जो 10,000 करोड़ से ऊपर का ये जो फंड विद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा महकमा हुआ और बहुत सारा पैसा इस विभाग में जाता है, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जो ये पैसा जितने में एक शिक्षिका या एक शिक्षक एक विद्यालय चला रहे, इतने में एक विद्यालय में 4 शिक्षिकाएं या 4 शिक्षक आराम से हायर हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हमारे आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं। अब रही बात क्या जो गोद लेने वाली बात है, और गोद लेने वाली बात में अगर मैं अपना नाम जोड़ रहा हूं तो उस विद्यालय के पठन पाठन में जितने शिक्षक रहेंगे उस पाठ्यक्रम का खर्चा मैंने उठाना है। अगर मैंने उठाना है तो क्या वास्तव में सरकार इतनी दयनीय स्थिति में है कि वो जो 10,000 करोड़ का बजट आ रहा है वो किसी और मद में खर्च करने की बात हो रही है, और उसके लिए हमारे जो वहां से निकले हुए अच्छे बच्चे हैं जो शिक्षा के बाद बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे हैं और जो विद्यालय गोद ले रहे हैं, तो क्या ये उनके मत्थे मारने की एक कवायद है? ये क्लियर नहीं हो पाया। मनोज भाई का ये था। दूसरा मनोज भाई का था कि उनके यहाँ वो शिक्षा अधिकारी कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, विभाग, शिक्षा विभाग, ये कोऑर्डिनेटर, सह कोऑर्डिनेटर, ये किस लिए पद सृजित किए हैं भाई? ये अध्यापक जिन्होंने स्कूलों में पढ़ाना था, ये कोऑर्डिनेटर क्यों बनाए गए? ये सरकार में व्यवस्था तो कांग्रेस ने दी है कोऑर्डिनेटर और सह कोऑर्डिनेटर की, ये क्यों दिए? ये मनोज भाई से प्रश्न है। अब मैं अपने खत्री जी की तरफ जाता हूं। खत्री जी ने भी कई क्वेश्चन उठाए। मुझे लगता है इन विद्यालयों से हमने बहुत से IAS, PCS ये सारे अधिकारी दिए,
बिल्कुल। जो शिक्षा की ढांचागत व्यवस्थाएं दिखते हैं वो आईएएस यहीं से निकले हैं। तो क्या उनके दिल में कोई वेदना नहीं है इन विद्यालयों के प्रति कि इनको कैसे जीवन देना है? और अगर वेदना नहीं है तो क्या इस पैसे ने हमारे अंदर का एक मनुष्यता, एक मानवता जो सृजित होती थी वो खत्म कर दी है? मनोज जिस रावत जी, विद्यालय में आपकी हमने पौधे रोपे, जी जी जिस विद्यालय से हम आगे बढ़े, आज भी अगर मैं वो चुल्लू का पेड़ देखता हूँ अपने विद्यालय के पास, प्राइमरी के पास खड़ा जवाब ले हुआ, लेते हैं। हाँ, मनोज जी से अब भी ये इसे जवाब हाँ ले लेते हैं। इस्टवाल साहब ने अभी एक पूरी जवाब बात आने इस्टवाल देती साहब तो ने और एक अच्छी नहीं इस्टवाल साहब जी। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीआरसी सीआरसी, अभी बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, याद आ गई। ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मेरी बात देखिए मेरे अभी एक सवाल का जवाब अभी और मैं दे आपको दीजिए मैं सर। आपको आप मैं सवाल आपको आप सवाल का उठा जवाब दे रहे रहा हैं। हूँ आप सवाल कि उठा रहे हैं। बीआरसी और सीआरसी सरकार जब सरकार क्या इतना सा नहीं कर नहीं, सकती? उन्होंने मुझसे आपके पूछा। नहीं, आप उनका भी सवाल का जवाब दीजिएगा सर। आपकी भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सरकार है। आप लोग क्या अपने अधिकारी को ये फोर्स मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? क्योंकि अगर उनके बच्चे मैंडेटरीली पढ़ेंगे तो फिर उनके ऊपर एक प्राइड की बात इसी होगी पे कि आ रहा था हम मैं कि उससे क्या बेटर कर सके। तो अपने बच्चों को तो बेटर सुविधा देने के लिए तो वो अपने आप ही सुविधा प्रोवाइड कर देंगे स्कूलों में, तो वैसे ही स्कूल बेहतर हो गए। देखिए आप इन्हीं के जिले के डीएम दीपक रावत अपने बच्चे प्राइमरी ले आए थे। अरे इस्टवाल जी जी। देखिए ये एक्सेप्शनल उदाहरण हम बहुत सुनते हैं। अरे यार, आप और लोग देखिए सुनिए सुनना मैं आपको चाहिए देखिए आपको। आजकल सुनिए, जवाब सुन लेते हैं। आजकल आप ये बड़ा मैं समाज में बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ। जिलाधिकारी का बच्चा क्यों नहीं आंगनवाड़ी में पढ़ सकता है? क्यों खबर बनती है? क्यों आप भेद कर रहे हैं? जिस दिन आप ये भेद करना शुरू कर देते हैं कि जिला अमुक का बच्चा, अमुक अधिकारी का बच्चा वहां पढ़ रहा है, मतलब आप वहां पर ये दिखा देते हैं कि वो तो उनकी स्थिति ऐसी थी उन विद्यालयों की वहां एक तबके के ही बच्चे जाने चाहिए थे। आप भेद मत करिए। और सरकारों तो का जो क्या आप रोल लोगों ने अपने देखिए, टाइम पे इस हम तरीके बता का रहे कोई हैं provision सरकारों का किया रोल। था? देखिए 6 साल से आपकी सरकार है, जो सरकारें हैं, आपने जो बीआरसी की बात करी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बीआरसी और सीआरसी जो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कांग्रेस की देन नहीं है, वो शिक्षा नीति के तहत जो केंद्र ने जो शिक्षा नीति लाई थी उसके तहत रखे थे। अब तो नई और शिक्षा नीति और आ गई इस पे। नई शिक्षा नीति, विधायक लेकिन जी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, दाव के साथ आपकी बता रहा केंद्र सरकार की हूँ, जो शिक्षा मैं नीति के समझ तहत रहा हूँ। बीआरसी और सीआरसी नियुक्त हुए थे। देखिए अब जो बीआरसी सीआरसी आप करने जा रहे हैं, कैबिनेट का जो डिसीजन मैंने लिया है, जो मैंने देखा अभी हाल की कैबिनेट का, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मेरी बात को पूरी शिक्षा बिरादरी उत्तराखंड की सुन रही होगी, ये एक बड़ा खेल होने जा रहा है। आप योग्य लोगों के बजाय अपने चुनिंदा, जिस तरह से आप जिस तरह से नौकरियों में आपने नकल कराई, अब आप अपरोक्ष रूप से बीआरसी और सीआरसी के रूप में अपने चहेतों को क्या योग्यता रखी है? सर आप ये ऑब्लिगेशंस बताइए, की बात की जाए, डाइट में अगर oblige नहीं करने की आपने बात नहीं हो तो फिर कांग्रेस के देखिए- टाइम पे भी तो बहुत देखिए, obligations मैं थी, आपको आप बता रहा हूँ ना, oblige करते थे। आप नीतिगत बातों पर बात करिए कि कांग्रेस के जमाने में, मैं डाइट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नई एजुकेशन पॉलिसी में डाइट के जो लेक्चरर होने चाहिए वो कम से कम पीएचडी या मास्टर होने चाहिए एजुकेशन में। आपने उस नियम को नहीं माना। क्यों? क्योंकि डाइट के नाम पर, देहरादून में पोस्टिंग के नाम पर आप अपने चहेतों को पूरे महत्वपूर्ण पूरे प्रश्न है दूरस्थ मेरा। जिलों से ले आए। और अब ये खेल, मैं शिक्षा उत्तराखंड की शिक्षा बिरादरी के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं कि बीआरसी जो ब्लॉक लेवल का आपका कोऑर्डिनेटर होता है और सीआरसी, इन पदों पर अपने चहेतों को, अपने पालित पोषित चहेतों को लाने के लिए रविंद्र आपने जी, ये कैबिनेट तो में डिसीजन चुनौती लाया भरा है। सवाल और आप जिस लोगों दिन के जियो लिए है। आएगा और जिस दिन होना शुरू होगा, मेरी बात अगर सत्य नहीं निकली तो ठीक आप है, फिर फिर बताना। मैं रविंद्र जी शॉर्ट में प्लीज जवाब दीजिएगा इसका, फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग सवाल है कि इससे पहले नियुक्ति हो, पहले ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि खेला होगा जिसे कहते हैं। देखिए कांग्रेस का काम हमेशा से सवाल मैडम, बड़ा करना प्रश्न छूट है गया। और ये लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं और सवालों को बताते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हैं।
वो चाहे अदालतों के जरिए, चाहे कोर्ट के जरिए, हाँ, वो चाहे लोगों 2000 के रुपए जरिए नोट का भी बता दीजिएगा। सबके सामने आ जाती रवीन है। जी, तो इनकी बात आजकल थोड़ा हल्का देखिए, फुल्का सुनिए, माहौल कर लीजिए। अरे देखिए, वो अभी 2000 के अभी नोट के ताजा टाइम ताजा पर जो आप हिडनबर्ग चिप के और आपके मामले जो में सुप्रीम कोर्ट ने आपके जिस जो प्रकार पत्रकार से चिप बता रहे देखिए, थे, सुन लीजिए ना, उसका मैं भी आपको बता बता दीजिए रहा हूँ। शिक्षा के आजकल। क्षेत्र की देखिए, बात सुन हो रही है लीजिए, सर। सुन लीजिए ना, मैं उदाहरण तो यही है ना। देखिए, कांग्रेस का चलन बन चुका है, ये हमेशा सवाल खड़े करते हैं और पब्लिक के बीच में गुमराह करने वाली चीजों को, पार्टी को, सरकार को, व्यक्ति को बदनाम करने के लिए आवाजें उठाते हैं। तो लगातार इसकी मुंह की खानी पड़ती है। ये अभी भी इस तरीके की बात करें। जैसे दोनों तरीके से मैं देखा जा मेरे सकता है। बड़े भाई हैं आरोप भी मनोज रावत और जी, कहीं ना कहीं कहीं चेतावनी ना भी। कहीं मुझे लग रहा है ये अपने जो अभी इन्होंने बोला है, इसको जब ऐसा जियो कोई आएगा और इनकी जो कही बात है ये पूरी नहीं होगी, तो मैं जरूर इनसे सवाल करके, इनसे आपके चैनल के माध्यम से ही बिल्कुल, हम माफी चाहेंगे कि दिलवाने आप का दोनों काम ही जरूर उस दिन करूंगा। और आमने सामने इस बात का जवाब और सवाल करें। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। ईशवाल जी, सर आपसे ही शुरू करूंगी, आप अपनी बात प्लीज रखिए शॉर्ट में। मैं थोड़ा सा फाइनल कमेंट लंबा सा हो जाएगा। रविंद्र जी की बात पे जाता हूँ। वो तोताराम जी की बात कर रहे थे, तोता घाटी की बात, वो ब्रिटिश काल की टाइम की बात है। प्रद्युम्न शाह के माध्यम से पैसे नहीं मिल पाए तो उन्होंने अपनी बीबी के जेवर वगैरह गिरवी रखे। भले ही प्रद्युम्न शाह ने दूसरी जब टीरी के लिए रोड खुद रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनका कुछ मेरे ख्याल से लमसम जो भी हुआ। सबसे बड़ी शिक्षा नीति पे प्रश्न ये है, विद्यालय आप खोल दीजिए। हम क्या कहते हैं, चलो अपने विद्यालय अगर बंद हो रहा है मेरा, तो मैं भी सोचूंगा कि चलो भाई मैं भी अपना नाम अमर कर दूं, मैं अपने पुरखों का नाम अमर कर दूं। लेकिन भाई उस आरक्षण का क्या करोगे जिसमें 38% वाला तो मास्टर साहब बन जाता है और 95% मार्क्स वाला वहां मक्खियां मारता रहता है कि कब मेरा नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिलियंस सामान्य वर्ग के बैठे पड़े हैं जिनके 80 से 85% मार्क्स है और जो हर वो रखते थे काबिलियत, लेकिन आरक्षण की आग में आप लोगों ने इतना बड़ा मजाक शिक्षा व्यवस्था से कर रखा है। क्या ये आरक्षण शिक्षा विभाग से हटेगा? सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये रहेगा। ठीक है, ये आपके फाइनल कमेंट के तौर पे मैं ले रही हूँ। मैं आपके पास आऊंगी अनुपम खत्री जी, आपका फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में प्लीज। देखिए, मेरा फाइनल कमेंट तो बहुत छोटा सा है। मनोज भाई ने कुछ सवाल रखे रावत जी के आगे, रावत जी ने मनोज जी ने जो जवाब दिए उस पे जो सवाल उन्होंने खड़े करे भाजपा के आगे, उस पे भाजपा ने वही आरोप रिटर्न कर दिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, तुम हम पे आरोप लगा रहे हो, अपना काल याद करो, तुमने क्या क्या किया। वो भी कह रहे हैं तुम्हारे समय पे रिश्वतें चलती थी, और ये भी कह रहे थे तुम्हारे समय पे रिश्वतें चली हैं। अभी भाई साहब ने बोला, मनोज भाई ने, कि ये जो अभी इन्होंने प्रमोशन दिए हैं और निदेशालय में बैठा रखे, इसकी क्या जरूरत है, फील्ड में होना चाहिए कोऑर्डिनेटर्स वगैरह। तो भैया मेरा भाजपा से फिर वही पुनः संदेश है कि कांग्रेस वालों ने खूब भ्रष्टाचार किया, अराजकता करी, गलत नीतियां लाई, गलत फैसले लाई, उसको सुधारूंगा कह के भाइयों बहनों हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। तो उसको सुधारने के बजाय उसको तबाह करने पे क्यों लगी है भाजपा? आपने सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच डाली, आज ओएनजीसी को तबाह करने में लगी है। आप स्कूलों को गोद देने के नाम पे उनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आप गैंड सैंड को राजधानी बनाने से तो गए, आप यहाँ पे 6 नंबर पुलिया पे जो जमीनें टी बगान की है उस पे आप अपने मुख्यालय को सेट करने के लिए विधानसभा को भी लेके उतर पड़े हैं। क्यों इस तरह दोहन कर रहे हैं प्रदेश का? आप सीधे खड़े होके बोलिए, हमसे नहीं चल पा रहा प्रदेश, हम नहीं चला पा रहे सरकारी स्कूल, हम नहीं दे पा रहे सही से शिक्षा, हम टीचरों पे, आप अल्मोड़ा के टीचर को डाल देते हैं, चंबा के टीचर को डाल देते हैं पिथौरागढ़। अरे वहीं के लोकल लोगों को वहीं लगाइए ना, सैलरी भी कम लेंगे, काम भी ज्यादा देंगे, आंखों में शर्म भी होगी कि गांव के ही टीचर हैं, बिरादरी में थू हो जाएगी, ढंग से पढ़ाएंगे भी। लेकिन आपको चाहिए पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग का, आपको चाहिए हर चीज का। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा हर महीने दिल्ली पहुंचाना है, सलामी ठोकनी है दिल्ली में। तो ऐसी सरकार अब उत्तराखंड को नहीं चाहिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं, एक सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य तौर पर अपने क्षेत्रीय दल से जुड़ के अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करने आया हूँ। तो ये सीधा संदेश है, और ये मेरा नहीं, समझ लीजिए पूरे उत्तराखंड का संदेश है अब। और ये कानों में बहुत जल्दी 2027 से पहले आप लोगों की आना शुरू भी हो जाएगा और समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मनोज रावत जी फाइनल कमेंट। देखिए, जो मैं नैराश्य भाव है जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब हमारे सरकारी स्कूल, आज भी हमारे सरकारी स्कूल संसाधन के मामले में, हर संसाधन के मामले में, चाहे मानव संसाधन, हमारे अध्यापक बेहतरीन अध्यापक हमारे पढ़ाते हैं, लेकिन प्रश्न नियत का है। आपका नियत, मैंने कहा ना शुरुआत में, मैंने आपसे कहा था आपका नियत, तो आपकी नियत है बंद करो और बेचो और भागो। तो आप उस नीति का पालन करते हुए आप ये एक ड्रामा कर रहे हैं कि आप हमारे बस का नहीं, आपने हाथ खड़ा कर दिया है।
कि आपके बस का नहीं है, और लोगों को दिलासा देने के लिए कि अब कोई सेठ जी आएंगे और उसको गोद लेंगे। अरे भैया, इन स्कूलों का जिनका नाम करने की आप बात कर रहे हो, इस्टवाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर, उनका नाम शहीदों के नाम पर, उनका नाम अति विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर पहले ही हो चुके हैं। कहाँ नाम करोगे? किस एक नाम को कितने बार बेचोगे? इसलिए आप हकीकत पर आए। आप 9 साल से सरकार चला रहे हैं केंद्र में, और 6 साल से यहाँ उत्तराखंड में चला रहे हैं। आपके बस का सरकार चलाना नहीं राजीव है। गांधी नाम रख दें। सर देखिए, फाइनल कमेंट आपके मुंह से माननीय विधायक जी, मनोज भाई, आप बड़े भाई हमारे, ये अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा संसाधनों के नाम रखने गांधी परिवार का आपने नहीं, किया। अटल जी के नाम पे आप लगवाए थे। आज हमें बता रहे हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट देख लीजिए। अरे भैया, मैं- अटल, मैं- आप मैं- नाम पे मैं- मत जाइए, मैं- काम पे जाइए। मैं- आपने मैं अटल सिर्फ जी के इतना नाम ही पर कहूंगा, विद्यालय रखा, और इस समय हालत ये हो गई कि अटल क्योंकि ना उत्कृष्ट तो ये विद्यालय योजना ने पता है, CBSE बस का बैठ के रिजल्ट डाउन कहते किया हैं है। सरकार होमवर्क करके ले सारे साहब, होमवर्क सारे करके देश में आए। शर्मिंदगी पैदा कर दी, सारे नीचे से सवाल- तीसरे अच्छी नंबर पर बातें आए। करने से सारे भाई- सवाल आप विद्यालय के सुनेंगे। कारण नीचे से आप तीसरे सबको नंबर पर मैसेज आए। क्या देना तो उसमें चाहेंगे? अटल जी का दोष नहीं है। ठीक है सर। उसमें अटल जी का ठीक है दोष नहीं सर, है। फाइनल कमेंट आपकी सुन लेते नीयतों हैं। का दोष है, आपकी प्लीज, फाइनल सरकार कमेंट सुन लेते हैं। अकर्मण्य ठीक और है। अनुभवहीन सरकार। ठीक है, तो देखिए, जिस फाइनल प्रकार कमेंट से सरकार मैं तो कहूंगा अनुभव ही नहीं है, जो अनुभवहीन सरकारी लोग हैं। स्कूलों को पुनरुत्थान के लिए जो है देखिए, एक कदम इनको आगे बढ़ी है, आपके- ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और कांग्रेस का काम देश में, चाहे किसी राज्य में, प्रदेश में, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, इनका काम सिवाय सवाल उठाने का, लोगों को गुमराह करने का काम है। और इनकी समय समय पे पोल भी खुलती रहती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, उचित कदम है। ये हमारी दोबारा से सरकारी स्कूलों की शिक्षा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की और पहला कदम है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये जो मुद्दा है वो इस प्रदेश के लिए काफी अहम है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और ये पहल सरकार द्वारा की जा रही है।